वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 29 जून 2020 है, दिन है मंडे। दिन की शुरुआत करेंगे हेनरी फोर्ड के एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। फेलियर जो है ये स्पीड ब्रेकर्स की तरह है। हाँ, फेलियर्स हमारे रिदम को, हमारी स्पीड को तोड़ डालते हैं, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड राइट है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो फेलियर जो है ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टेप बाय स्टेप गेयर्स से शुरुआत करें। जैसा हम स्पीड ब्रेकर को जब क्रॉस करते हैं तो जो चीज़ें हम करते हैं, राइट, वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड गियर। द सेम वे हमें एक और इंटेलिजेंटली, एक और अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करने का मौका मिलता है, और ये मौका हमें देता है फेलियर। तो फेलियर से भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें हिम्मत मिलेगी, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है, देन हिट द लाइक बटन, और हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे टेबल के ऊपर है डियर फ्रेंड्स 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया चाइना के बारे में, फिर FATF और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। लेटर एंड स्पिरिट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का जो डोमिसाइल लॉ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसरो के चीफ का इंटरव्यू आज मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ने को मिला, तो मैंने सोचा कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इन स्पेस जो है ये बेसिकली क्या है। और करतारपुर ब्रिज, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाद में कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद इंडिया चाइना। इंडिया चाइना के बारे में तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, तो आप सोच रहे होंगे कि आज फिर से हम क्या नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है, पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है इंडिया चाइना वाला टॉपिक, तो इसमें जो मेन बात है, जो कोर है, वो ये है कि रिलेशनशिप जो है दोनों देशों के, वो अब एक नए एरिया में, नए एक जोन में एंटर हो चुके हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस एडिटोरियल, इस आर्टिकल को समझना है तो आप ये समझिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ 15 जून से पहले क्या हुआ था। 6 जून को दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुई है, और उस टाइम पर यह डिसाइड किया गया था, यह तय किया गया था, खास करके चाइना ने यह बताया था कि हम अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या ऐसा किया? नहीं। उन्होंने क्या किया, 15 जून को हमारे सोल्जर्स के ऊपर एक अटैक किया। हमारे सोल्जर्स जो हैं वो कोई वहाँ पर वीकनेस पोजीशन पर नहीं है, वो भी वहाँ पर बॉर्डर की रक्षा करने के लिए भी हैं, रक्षा करने के लिए ही हैं, और उनके पास भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सारी टेक्टिक्स जो चाइना डिप्लॉय कर सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको पता है, हमसे तो ज़्यादा पता है, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर डूइंग दिस थिंग। हमारे यहाँ पर दुखद बात है कि 20 जितने हमारे सोल्जर्स जो हैं उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी हमारे देश को बचाने के लिए, राइट। दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में बैटल कैजुअलिटीज़। शहीद शब्द जो हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शहीद शब्द जो हैं जनरली स्पीकिंग हम यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आर्मी इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करती है। एनीवे, चीज़ों को आसान करने के लिए हम शहीद शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे कुछ 20 जितने सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए। चाइना की बात करें तो चाइना के लगभग, जहां तक अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, तो ये बताया जा रहा है कि वहां के 45 सोल्जर्स जो हैं वो अपने देश के लिए, चाइना के लिए शहीद हो गए। ये जो चीज़ है, ये जो एक फाइट हुई और इसकी वजह से जो फैटल कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ये दोनों देशों के लिए एक भय का विषय था, चाइना और इंडिया दोनों के लिए। दोनों ये कभी नहीं चाहते थे कि ये LAC का जो इश्यू है इसमें इस प्रकार की चीज़ें हों। 1967 के बाद भारत की बात करें तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी LAC के ऊपर कभी भी नहीं हुई है। और गलवान की जो तस्वीरें हमारे सैटेलाइट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे ये पता चल रहा है कि
अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि चाइना और भारत के बीच में एक डिस्कशन हुई और ये बात की गई थी कि चाइना जो है वो वापस चला जाएगा, लेकिन जो 6 जून को हुआ था, 6 जून को जो डिस्कशन हुई तो उसका रिजल्ट हमें 15 जून को देखने को मिला। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी डिस्कशन हुई कि हम वापस चले जाएंगे और सैटेलाइट इमेजेस ये दिखा रही हैं कि गलवान में चाइना की पोस्ट्स जो हैं उनकी साइज़ बड़ी ही होती जा रही हैं। तो अब हमें एक नई चीज़, एक रियलिटी जो हमें समझनी है, जो ध्यान में रखना है हमें रियलिटी को, वो ये है कि अब भारत और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो एक नए और एक फ्रैक्शियस फेज़ में, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा लेवल जहाँ पर दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं उसमें बहुत सारी क्रैक्स हैं, बहुत सारी दरारें हैं और ये एक नया और डिफरेंट नॉर्मल है। ये अब एक रियलिटी बन चुका है। चाइना ने कंसिस्टेंटली ये बताया है, चाइना का स्टैंड क्या है, चाइना का ये कहना है कि इंडिया मस्ट मूव आउट ऑफ गलवान। उनका कहना यह है कि भारत को गलवान छोड़कर चले जाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिसपांग में जो हुआ था 2013 में, चुमूर में जो हुआ था 2014 में और डोकलाम में जो हुआ था 2017 में, उससे आज की सिचुएशन जो है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। उस टाइम पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई थी, इस प्रकार का कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब कन्फ्रंटेशन जो है वो काफ़ी एक नए लेवल तक पहुंच गया है। उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। अब डियर फ्रेंड्स, एज यू नो इट वेरी वेल, के रीजंस को मैं बार बार हर एक लेक्चर में रिपीट नहीं कर सकता। ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेयर नहीं होगा। तो आज अगर आपका पहला दिन है तो मैं चाहता हूं कि सैटरडे वाला जो द हिंदू एनालिसिस हैं वो देख लीजिए। इनफैक्ट पिछले एक वीक के जो हिंदू एनालिसिस के वीडियोस हैं, पूरे ना सही तो इट्स ओके, आपको पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसमें जहाँ जहाँ पर जिस दिन पर हमने इंडिया और चाइना का इश्यू डिस्कस किया है तो उसको देख लीजिए। आपको कुछ रीजंस मिल जाएंगे कि चाइना का इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो क्यों होने लगा है। फिर चाइना जो है वो ये पॉइंट 14 को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। पॉइंट 14 को जब वो कंट्रोल में रखेगा तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, जो यहाँ तक जाता है, काराकोरम पास तक पहुँचता है, तो इसके ऊपर चाइना का एक प्रकार से कंट्रोल आ जाएगा, और ये पूरा रीजन जो है, ये रीजन चाइना के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके शिंगजियान और तिब्बत, ये अक्साई चीन जो है वो चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या हुआ था और चाइना इसके ऊपर इतना एग्रेसिव क्यों हो चुका है। एम्बिग्यूटी हैज़ एग्जिस्टेड रिगार्डिंग द LAC कंट्रोल इन दिस सेक्टर। चाइना कहता है कि नवंबर 1959 में जो पोजीशन थी वो पोजीशन हमें चाहिए। भारत का कहना यह है कि सितंबर 1962 को जो पोजीशन थी उस पोजीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरियाज ऑफ डिटेल्स लिखा हुआ है। तो एज यू कैन सी, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको पता भी होगा क्योंकि रेगुलर बेसिस पर हमने इसको डिस्कस भी किया है। एंड आई विल शो यू प्रॉपर मैप ऑफ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर वाला टॉपिक है वो जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये पूरा एरिया भी बताऊंगा कैसे अक्साई चीन जो है वो 62 की वॉर में चाइना ने हमसे छीन लिया था और फिर अब उनका क्लेम जो है वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। दुखद बात यह भी है कि अक्साई चीन के ऊपर या फिर ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर कभी भी हमने आज नहीं लेकिन कल जो मन की बात प्रोग्राम था, तो उस मन की बात प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बताया कि डिफेंस के ऊपर एक इंडिपेंडेंस के बारे में एक लंबे टाइम से हमारी एक सोच होनी चाहिए थी, लेकिन एक बहुत देरी के बाद डिफेंस में जब सेल्फ रिलायंस की बात अब हो रही है, और डिफेंस के बारे में ऐसा नहीं है कि आपने आज तय किया कि आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और कल से आपने चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इट टेक्स एजेस, बहुत सारी छोटी बड़ी डिटेल्स को सीखना, ज़ीरो से उसको स्टार्ट करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक लंबे टाइम से अगर इसकी शुरुआत की गई होती तो आज सिचुएशन जो है वो थोड़ी अलग होती। चाइना हैज़ कंसिस्टेंटली asserted its claim over the whole of Aksai Chin, and successive administrations from our side have chosen to overlook China's more recent postures. चाइना ने एक लंबे टाइम से अक्साई चीन को कंट्रोल कर लिया है, 1962 से उनके कंट्रोल में है। और चाइना हमारे साथ जब भी बात करता है तो वो ये कहता है कि LAC और इस प्रकार के इश्यूज जो हैं उनको साइड में रखते हैं, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन
सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को इसके बारे में एक सीरियस लेवल पर चाइना के साथ डिस्कशन करनी चाहिए थी। एक लंबे टाइम से हमने चाइना के बारे में ऐसी कोई सीरियस बातें नहीं कही है, सॉरी अक्साई चीन के बारे में ऐसी कोई सीरियस या फिर एक ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं। तो अब जब हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो चाइना इससे बहुत नाराज़ होने लगा है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो उस टाइम पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये बताया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम अक्साई चीन को भी वापस हासिल कर लेंगे। और तब से चाइना जो है वो चौकन्ना हो गया है और चाइना के लिए ये अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के जो दो ट्रबल्ड रीजन्स हैं, एक है शिनजियांग और दूसरा है तिब्बत, ये दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग अक्साई चीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अमित शाह के इस स्टेटमेंट ने चाइना को एक हिला दिया। दूसरी एक चीज़ जो है वो ये है कि चाइना ऐसा कर रहा था तो इसका इंटेलिजेंस हमें पहले क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस भी है। हमारे यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी के सिग्नल्स और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक है आईमिंट, लेट मी राइट इट डाउन हियर। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। आईमिंट जो है वो हाई क्वालिटी इमेजिनरी इंटेलिजेंस, आईमिंट का इस्तेमाल होता है। फिर एक है सिग्निंट, ये सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। तो अगर कोई मूवमेंट होती है बॉर्डर्स के ऊपर या ऐसा कुछ, तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़ें, चाइना से जो चीज़ें आ रही थी, उनके जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स इन द सेंस नॉट टेक्निकल सिग्नल्स, लेकिन उनकी कोशिशें जो हैं, वहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, टॉप लेवल पर क्या बातचीत हो रही है, तो ये सारा इंटेलिजेंस हमें क्यों टाइम पर नहीं मिला, कहाँ पर हमारी चूक रही है, इस चीज़ के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, राइट। फिर बात करें फेलियर टू डिसाइफर चाइनाज इंटेंशंस, कि चाइना के जो इंटेंशंस थे वो हम क्यों डिसाइफर यानी कि डीकोड नहीं कर पाए। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो हैं वो क्या कर रही थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटेलिजेंस का असेसमेंट और एनालिसिस किया जाए। फिर रो की बात करें तो रो के बारे में ये बताया जाता है कि उनके पास कोई ऐसे डोमेन एक्सपर्टीज़ या फिर डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं है। चाइना को लेकर स्पेशलिस्ट जो हैं उनकी एक खामी नज़र आती है रो में। तो ये चीज़ें जब तक चलती रहेगी, राइट, तब तक इस प्रकार के थ्रेट्स के बारे में हमें पता भी नहीं चलेगा। और एक और चीज़ है लास्ट में जो आपको समझनी है, जो ध्यान में रखनी है, वो है समिट डिप्लोमेसी। समिट डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच में फॉरेन मिनिस्ट्री जो एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है, FM टू FM, फॉरेन मिनिस्ट्री टू फॉरेन मिनिस्ट्री, चीज़ें कम होती हैं और प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर या फिर जो टॉप लेवल है, फॉर एग्जांपल हमारे देश में सबसे ताकतवर पॉलिटिकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफैक्टो लीडर प्राइम मिनिस्टर है। चाइना में ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो इन दोनों के बीच में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यानी कि समिट यानी कि पीक ऑफ योर माउंटेन, ये टॉप, तो टॉप लेवल के लीडर्स के बीच में जो डिस्कशन होती हैं, राइट, ये PM है, ये प्रेसिडेंट है, तो इनके बीच में जो डिस्कशंस होने लगी हैं, तो इससे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स या फिर प्राइम मिनिस्टर्स में दो देशों के लीडर्स मिलते हैं तो पूरा अरेंजमेंट तो फॉरेन मिनिस्ट्री ही करती है, दैट इज़ राइट। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, लेकिन डिसीजंस जो हैं, फाइनल डिसीजंस, वो जो लीडर्स को ठीक लगता है उस हिसाब से होता है, रादर देन ए सिस्टम। तो समिट डिप्लोमेसी की वजह से भी ये बताया जाता है कि रिलेशनशिप जो हैं वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक प्रकार का वॉच डॉग है। और जो भी ऐसे देश हैं जो इस प्रकार की कोई चीज़ें करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग एंड ब्लैक मनी, हवाला एक्सेट्रा, तो इनको वार्न करता है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाता है ये FATF। आपके लिए एक प्रश्न है कि FATF के कितने मेंबर्स हैं? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब कोरोना वायरस की वजह से FATF ने पाकिस्तान को और 3 महीनों का एक्सटेंशन दिया है। थोड़ी डेडलाइन जो है उसको थोड़ी डिले कर दी है ताकि पाकिस्तान जो है वो जल्द से जल्द अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करें। 2018 जून की बात है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया। पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे
और ये 27 पॉइंट्स जो हैं वो उनको 2019 अक्टूबर तक अचीव करने थे। टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अचीव करनी थी, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस पर्टिकुलर चीज़ में एक एक्सपर्ट हैं, राइट। इनकी एक स्पेशलिटी है कि आप उनको डेडलाइंस दीजिए, वो बहाने लेकर आएंगे, टैक्टिक्स लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे और चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिए नेगोशिएशंस जो हैं वो चलते रहेंगे। और ये जो वक्त है, इस वक्त में वो अपने वहाँ पर जो टेररिस्ट और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे लोग जो हैं, उनको बचाने में मदद भी करते हैं। अब ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को। ग्रे लिस्ट में जब हैं तो इसका मतलब चीज़ें थोड़ी मीन्स एक प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता जाएगा, और अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ गया पाकिस्तान तो फिर उनके ऊपर सीवियर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। आज तक पाकिस्तान ने कुछ 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम किया है। लगभग आप समझ लीजिए कि 13 जितने पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। पाकिस्तान को कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूव करनी है? इम्प्रूविंग मैकेनिज्म टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग को बंद करने के लिए एक्शंस लेनी होगी। फिर ये जो हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बंद करने हैं। प्लेसिंग सैंक्शंस अगेंस्ट कैश कुरियर्स हु फैसिलिटेट टेरर ग्रुप्स। वे सारे लोग, वे सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर ग्रुप्स को पैसे प्रोवाइड करती हैं, कैश प्रोवाइड करती है, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना। कंप्लीटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ ग्रुप्स बैंड बाय यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस ग्रुप्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन, उनके ऊपर लीगल कार्यवाही को आगे बढ़ाना। और जितने भी ऐसे मदरसाज हैं जो इस प्रकार की बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जाते हैं तो उनको फॉर्मल स्कूल्स में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इज़ एक्सपर्ट इन दिस थिंग। पाकिस्तान कोई पहली बार FATF के ग्रे लिस्ट में नहीं आया है। 2008 में भी ये ग्रे लिस्ट में आया था। 2012 से लेकर 2015 के बीच में भी ये ग्रे लिस्ट में रहा है। और आप देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मार्टर हैं, और ये कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने ट्विटर पर बता रहे हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन पार्लियामेंट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बड़े एक टेररिस्ट, राइट, सबसे फेमस एक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन जो हैं, उसको ये बताते हैं कि वो एक शहीद है। तो इससे उस देश की गवर्नमेंट, उसकी मेंटालिटी के बारे में हमें पता चल जाता है। JEM और LET के जो लीडर्स हैं, आप जानते हैं मसूद अज़हर। अब मसूद अज़हर एक लंबे टाइम से रैलीज कर रहा है, और उसके ऊपर जब भी प्रेशर आएगा तो बेस्ट प्रोटेक्शन किस जगह पर आपको मिलेगा? जेल में। तो मसूद अज़हर को थोड़े टाइम के लिए जेल में भेज दीजिए, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, राइट। कोई उसको मार नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान करता आया है। और USA का एक रिपोर्ट भी आया है, लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन टेररिज्म। उसमें ये बताया है कि पाकिस्तान एक सेफ हेवन है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर टेररिस्ट जो हैं उनको कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट टेररिस्ट को वहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्रूट करने के लिए वहाँ पर लोग मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान ने एक ट्राई भी की थी, पाकिस्तान ने एक अटेम्प्ट किया था कि भारत के 4 लोग जो हैं उनको टेररिस्ट घोषित किया जाए। ऐसा UNSC की 1267 कमेटी में पाकिस्तान ने बताया, लेकिन इस चीज़ को USA ने रिजेक्ट कर दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, लेटर एंड स्पिरिट। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए मैप है जम्मू एंड, ये हमारे देश का नया पॉलिटिकल मैप है। और ख़ास करके यहाँ पर आपको ये 2 हमारे यूनियन टेरिटरीज़ को देखना है। ये है लद्दाख वाला पोर्शन और ये है पूरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाला जो पोर्शन है, एज यू कैन सी हियर दिस वन, राइट, तो ये पोर्शन अक्साई चीन वाला पोर्शन है। और ये पोर्शन एक लंबे टाइम से 1962 से किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। ओके, आज हम फिर से चाइना की बात नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जब ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, जब लद्दाख भी JNK का पार्ट था एज अ स्टेट, तो वहाँ पर एक लंबे टाइम से एक रूल था। वहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने एक, वहाँ की सरकारों ने ऐसा एक रूल बना लिया था कि पाकिस्तान से जो लोग वहाँ पर आए थे रेफ्यूजी के तौर पर, उनको फिर कुछ सैनिटरी वर्कर्स को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब से कुछ सैनिटरी वर्कर्स को वो लेकर गए थे जब ये स्टेट बना तब। और जो गुरखास हैं जो वहाँ पर रहते थे, तो एक लंबे टाइम से ये लोग मीन्स 70 ईयर्स से यहाँ पर रहते हैं। इनके ग्रैंडफादर आए थे, फादर, फिर ये लोग, फिर उनके बच्चे। तो
3 या 4 जनरेशन से यहाँ पर रह रहे हैं, और वो जम्मू एंड कश्मीर के पहले वैसा था जो सिटीजनशिप थी वो नहीं थी उनके पास। तो वहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट में, वहाँ की जो सिविल सर्विसेज है उसमें, पॉलिटिक्स में, ये लोग जो हैं, और यहाँ पर ये लोग जो मैं बता रहा हूँ, हम बात करें कुछ 2 से 3 लाख लोगों की जो 70 ईयर्स से जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे, उनको ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी। उस टाइम पर ये परमानेंट रेजिडेंट्स का पूरा एक एक टॉपिक था, और उसमें आप चीज़ें नहीं खरीद सकते। और भारत से भी ऐसा था कि भारत के दूसरे जो रीजन्स हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। अब नया जो डोमिसाइल का रूल है उसमें ऐसा है कि वे सारे लोग और वे सारे बच्चे जो 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर में हैं, बच्चों की बात करें तो जिन्होंने 7 साल तक वहाँ पर पढ़ाई की हैं, जिन्होंने क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड की एग्ज़ाम्स वहाँ पर दी हैं, तो उनको दे आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि उनको जम्मू एंड कश्मीर का ही एक लोकल व्यक्ति माना जाएगा कि वो जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। अब ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, तो इस डिसीजन से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ऐसी कुछ पार्टीज़ हैं, और कुछ ऐसे जम्मू में भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ से नाराज़ है। उनका कहना यह है कि फिर बाहर के लोग, या कहाँ बाहर के लोग, राइट, ये कोई जापान से थोड़ी लोग आ रहे हैं, दिस आर हमारे ही देश के लोग हैं, और ख़ास करके ये उन लोगों की बात है जो एक लंबे टाइम से वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। एनीवे, तो उनका कहना यह है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना यह है कि बाहर से लोग आएंगे और हमारी जॉब चली जाएगी और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो जाएगा एंड रिसोर्सेज कम हैं, और ये सारी एक्सक्यूज़। लद्दाख की बात करें, कश्मीर की बात करें, हमारे देश के किसी भी स्टेट की बात करें, पूरे देश की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब हमें यही पढ़ने को मिलता है कि जितने अलग अलग देश के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग हमारे देश में आए हैं, उन सारे लोगों ने हमारे कल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, नए इकोनॉमिक ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पर जन्म दिया है। तो ये कोई आज का ज़माना ऐसा है, आज बदलाव का ज़माना है। आज अगर आप बदलाव से दूर भागेंगे तो आपका प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगा, और ये इंडिविजुअल के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी है, एक परिवार के लिए भी है, एक राज्य के लिए भी है, और एक देश के लिए भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि नए जो चेंजेस हैं, चेंजेस को हमें एम्ब्रेस करना होगा, नए चेंजेस को हमें अपनाना होगा, उसमें से जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं वो करके आगे बढ़ना होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है, बताइए कि ये इसरो के हेड हैं, तो इनका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको इनका नाम जो है वो बताना है। तो एक इंटरव्यू इनका कंडक्ट किया गया, और कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि जो स्पेस मार्केट है, ग्लोबल स्पेस मार्केट की साइज़ कितनी है? $360 बिलियन। $360 बिलियन की इतनी बड़ी मार्केट में भारत का शेयर कितना है? सिर्फ 3%। क्या ये 30% नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? यस, ये भी अचीवेबल है। तो एक चीज़ जो न्यूज़ में थी, IN स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंकरेजमेंट मिलेगा। तो इसी चीज़ के ऊपर इनका एक इंटरव्यू लिया गया, इसरो के हेड का इंटरव्यू, चेयरमैन का इंटरव्यू लिया गया। तो उन्होंने ये बताया है कि पहला प्रश्न ये था कि क्या ये इन स्पेस जो है वो इसरो के फंक्शन को डिसरप्ट करेगी। देखिए, इसरो जो है वो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, तो इसकी ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो इसके 4 वर्टिकल्स हैं। एक है इसरो, दूसरा जो है वो है ऑटोनोमियस बॉडी है, एक NSIL, राइट। फिर एक दूसरी भी एक वर्टिकल ऑटोनोमियस बॉडी है, तीसरी जो है वो NSIL है, और फोर्थ जो है वो है इन स्पेस। तो ये अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, तो लेट्स से ये इसरो है, तो इसरो और इन स्पेस को कुछ कनेक्टिंग जो चीज़ है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसरो इन स्पेस से बढ़िया है या फिर कम है, राइट। दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस DOS, और इसमें कोई किसी और को इंटरफियर नहीं करता है। तो इन स्पेस की आवश्यकता क्यों है? इन स्पेस जो है इससे क्या होगा? इससे बेसिकली होगा ये, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यही चीज़ समझनी है कि इन स्पेस एक तो टोटली ऑटोनोमियस बॉडी होगी, इसके खुद के चेयरमैन होंगे, डायरेक्टरेट होंगे, कैडर होगी।
इनस्पेस क्या करेगा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो कोई चीज़ बनाना चाहती है, लेट्स से कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो सैटेलाइट बनाना चाहती है। अब सैटेलाइट बनाने के लिए उनके पास टीम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वो जाएगी किसके पास? इनस्पेस के पास। इनस्पेस को कहेगी कि हमें इस प्रकार की XYZ टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर ये फैसिलिटीज़ इसरो के पास हैं तो फिर इनस्पेस और इसरो के बीच में डिस्कशन होगी, और अगर इसरो कहता है कि हाँ ठीक है, तो फिर इनस्पेस का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। इनस्पेस अगर लगता है इनस्पेस को कि कंसल्टेशन के बाद कि भाई इस पर्टिकुलर मिशन के लिए इसरो की इस फैसिलिटी को इस प्राइवेट प्लेयर को देना चाहिए यूज़ करने के लिए, तो फिर इनस्पेस का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आज तक हमारे देश में क्या था कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनका पार्टिसिपेशन था, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सैटेलाइट के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के कुछ पार्ट्स ही बनाती थी, लेकिन अब वो खुद अपने सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बना सकते हैं। सी द डिफरेंस? पहले वो सिर्फ पार्ट्स बनाते थे, आज पूरा सैटेलाइट और रॉकेट वो बना सकते हैं, और इसरो की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए वो लॉन्च भी कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई फ़ी पे करनी पड़ेगी। फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स बना सकते हैं, उनको कंसेशन दिया जाएगा। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स खुद सैटेलाइट्स, रॉकेट्स बनाएंगे, तो इसरो के साथ एक अच्छी हेल्थी कंपटीशन होगी, और इससे ओवरऑल हमारी जो स्पेस सेक्टर हमारा देश का है वो काफ़ी रोबस्ट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हमने जो एलोन मस्क का देखा कि कैसे उन्होंने अभी नासा के लिए खुद का रॉकेट, खुद का कैप्सूल और खुद के ही स्पेस सूट्स और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करके उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 लोगों को पहुंचाया। तो केस टू केस बेसिस पर ये डिसीजंस लिए जाएंगे, और जैसे मैंने बताया 360 बिलियन की जो स्पेस मार्केट है उसका सिर्फ 3% हमारे पास है, तो हमें इसका शेयर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। फिर एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया कि वाई कैंट वी हैव अ कॉमन पॉलिसी इन द स्पेस सेक्टर, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन, हर एक चीज़ जो है उसका अलग अलग रोल है। जैसे कि सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इसका प्योर रोल जो है वो कॉमर्शियल है। रिमोट सेंसिंग जो है वो कॉमर्शियल नहीं है, वो सोसाइटी के हित के लिए है। और नेविगेशन जो है वो मिक्स ऑफ बोथ है, कॉमर्शियल के लिए भी है और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी है। तो हर एक चीज़ जो है वो अलग होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। करतारपुर ब्रिज के बारे में बात करें तो स्पाई वर्सेस स्पाई रो हुई। आपको बताया कैसे हमारे 2 ऑफिशियल्स को टॉर्चर किया गया, फिर हमने वो चीज़ की यहाँ पर। तो भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये बता दिया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ जो हैं, जहाँ पर जो लोग हैं हाई कमिश्नर की ऑफिस में, तो उसको 50% कर दीजिए, हम भी यही चीज़ करेंगे। तो पाकिस्तान ने ऑल ऑफ द सडन गुरुद्वारा दरबार साहिब जो करतारपुर में है, तो उसके लिए हमारे इंडिया से जो यात्री हैं उनको परमिशन देने की बात बताई। ऑल ऑफ द सडन एक बहुत ही कम टाइम में, 2 दिन के वक्त में उन्होंने ये चीज़ बताई, और भारत को तो ये एक मिराज लग रहा है। मिराज यानी कि इट्स नॉट क्लियर कि उनका मेन इंटेंशन क्या है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह साहब की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर बहुत सारे भारत के लोग जो हैं वो चाहेंगे कि वो वहाँ पर जाएं, दर्शन करके आए, लेकिन इसमें कुछ फिशी भी लग रहा है। पाकिस्तान के ऑल ऑफ द सडन इस जनरोसिटी को भारत जो है वो इतना ईजिली मीन्स समझ नहीं पा रहा है। समझ इन द सेंस ये मीन्स जो होता है ना कि कुछ आपको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इसमें ऐसा क्या है, कुछ तो गलत है, ऐसा आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही रेयर एग्रीमेंट है, क्योंकि ये अकेला ऐसा ब्रिज है जो आज भी वैसा का वैसा ब्रिज, इन द सेंस नॉट फिजिकल ब्रिज नहीं है। रिलेशनशिप में करतारपुर कॉरिडोर एक ऐसा है कि दोनों देशों को एक प्रकार से जोड़ कर रखा है, बाकी अलग अलग लेवल के जो टाइज थे वो टूट चुके हैं। भारत जो है वो शायद इसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि भारत चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप भी इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान के साथ। वैसे ये बात अलग है कि दोनों देश पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन भारत चाहता है कि हम ऐसा कोई सिग्नल ना दे कि अगर हमारा चाइना के साथ इश्यू चल रहा है तो पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है, लेकिन इसका कोई इतना खास मतलब भी नहीं होता, इज़न्ट इट। एनीवे, पाकिस्तान चाहता है कि वो अपनी इमेज को यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करना चाहता है कि हमने तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो कुछ लोगों का इस एडिटोरियल में भी ये बताया है कि भारत को ये जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी होगी, जो खालिस्तान वाला इश्यू है,
खालिस्तान की जो एक डिमांड है, तो शायद उसको ध्यान में रखते हुए भी पाकिस्तान ने ऐसी कोई एक ऑफ़र हमारे सामने रखी हो, कि फिर से चीज़ों को एक नई आग मिल जाए। एनीवे डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है, ये सिर्फ सरकार नहीं लेकिन लोगों को भी मिलकर देश को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए। अमित शाह ने ये एक एश्योरिटी दी है कि LAC और कोविड-19 दोनों चीज़ों से भारत जो है वो जीत जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में 3 टेररिस्ट को मारा गया। आसाम की बात करें तो 9 लाख जितने लोग जो हैं ये बाढ़ की वजह से अफेक्ट हुए हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए हैं और NDRF और SDRF की टीम जो है वहाँ पर पहुँच गई है। 20,000 जितने लोग जो हैं वो शेल्टर हाउस में हैं, रिलीफ कैंप में हैं, और 10,000 जितने लोगों को पिछले 24 आवर्स में रेस्क्यू किया गया है। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर और गुवाहाटी में जो लैंडस्लाइड हुई तो उसके साथ वो कनेक्टेड हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर के साथ वो कनेक्टेड हैं, और सारी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बिहार में भी जो महानंदा रिवर है, तो वहाँ पर थोड़ा पानी इंक्रीज़ हुआ, तो नीतीश कुमार के साथ भी होम मिनिस्टर ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश के ऊपर लोकस्ट का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और एयर इंडिया की जो एक डेडलाइन है, राइट, बिडिंग की डेडलाइन, इसको एक्सटेंड करके किया गया है 31 अगस्त। ये थर्ड टाइम ऐसी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।